नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पे लेवल जो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की श्रेणी यानी जो है कैटेगरी को दर्शाता है, जो ये बताता है कि कर्मचारी किस पद पर है और उसकी बेसिक सैलरी किस स्तर से शुरू होगी, उसमें अमूलचूल बदलाव करने की मांग उठ रही है। अब किसने उठाई है ये बड़ी डिमांड, किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा, इसके अलावा और क्या क्या डिमांड्स हैं, इसको भी आज के मनी सेंटर में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले एनसीजेसीएम की बड़ी डिमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सरकार देश में नेशनल फ्लोर वेज यानी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को जो है बदलने की तैयारी कर रही है। नेशनल फ्लोर वेज क्या होता है, सरकार क्यों इसे बदलने की बात कह रही है, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में चर्चा करेंगे सरकार की नई एथेनॉल रणनीति यानी स्ट्रैटेजी की। पेट्रोल के बाद अब एथेनॉल को जो है कहां इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को जब भी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं तो एक तो होता है चर्चा का विषय कि कहाँ कहाँ मीटिंग्स होंगी, क्या फैसले हो सकते हैं, क्या डेटा आ गए या नहीं आ गए। लेकिन इसी बीच सर जो एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइड की जो कर्मचारी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करती है, उनकी तरफ से एक बड़ी डिमांड ये आ गई है सर कि जो है पे लेवल उसको या तो मर्ज कीजिए या उसमें अमूलचूल बदलाव करने की बात हो रही है। अब चूंकि ये मामला सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, सैलरी और पेंशन वाला मामला जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है पूरी खबर, ओवर टू यू। नहीं, देखिए विशाल, जब से 8th पे कमीशन को लेके कामकाज शुरू हुआ, गठन हुआ और जो अलग अलग संगठन हैं उनसे मेमोरेंडम और उनकी बातें सुनी गई, तो तमाम जो संगठन थे उन्होंने अपनी मांगों में पहले ही इस बात को कहा था कि साहब जो पे स्ट्रक्चर है उसमें जो पे लेवल्स हैं उनको मर्ज किया जाना चाहिए, ताकि जो एक जैसे पद हैं, एक जैसे जिनका कामकाज है जिन कर्मचारियों का, उनके वेतन में जो असमानता है उसको दूर किया जा सके और जो कम सैलरी लेवल के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा हो, पदोन्नति से जुड़े मसले हैं तमाम, उन सबको दूर किया जा सके। तो ये तमाम संगठनों ने इस चीज़ को पहले भी उठाया था, लेकिन अब चूँकि जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एनसीजेसीएम, उन्होंने अब इसकी मांग कर दी है और नए सिरे से चूँकि मांग आई है तो इसलिए इसको लेकर एक बड़ा मसला बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया कि जो अलग अलग लेवल्स हैं उनको एक किया जाए, उनको मिलाया जाए। विशाल, अभी सर कितने लेवल्स हैं ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, 18 जो पे लेवल्स हैं उनको उनके तहत कर्मचारियों को पद के हिसाब से बांटा गया। पे लेवल्स को जो है वो मर्जर वाले भी बात जो है वो भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेवल 2 और लेवल 3 को जो है एक ही लेवल यानी 3 बनाया जाए, लेवल 4 और लेवल 5 को जो है एक ही लेवल 5 बनाया जाए, लेवल 6 और लेवल 7 को 7 बनाने की बात कही जा रही है और लेवल 8 और 9 को लेवल 1 मतलब 9 जो है वो बनाया जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए सर तो 18 जितने जैसे आप बता रहे हैं सर लेवल से वो घट कर उनकी संख्या 13 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो लेवल्स हैं उनकी संख्या कम होगी और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सरकार के लिए भी आसान होगा। इतने सारे 18 तक के अगर पे ग्रेड और पे लेवल अगर आप रखते हैं तो उसमें तमाम तरीके की फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आती हैं। जितना कम पे बैंड हों अलग अलग, उनको रखना सरकार के भी हित में है। लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा जो जिन कर्मचारियों की सैलरीज कम हैं उनको इसमें अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर फिर विशाल मिल सकता है, जिनकी सैलरीज में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है अगर पे लेवल्स को मर्ज करती है सरकार। चलिए, तो अलग अलग लेवल में जो है वेतन का अंतर जो है वो बहुत कम है, इसलिए एनसीजेसीएम का कहना है सर कि उसको जो है मर्ज कीजिए, जितनी संख्या उसको घटाकर 13 कीजिए। कई कर्मचारियों को जो है प्रमोशन मिलने के बाद भी बहुत कम वेतन जो है वो बढ़ता है। और एक पॉइंट मैं भी उठाना चाहूँगा सर, मैं तमाम जितने भी कर्मचारियों से बात करता हूं या संगठनों से बात करता हूं तो वो एक बात दोहराते रहते हैं कि शर्मा जी, जब भी मैंने नौकरी ज्वाइन की, जिस पद पर रहा, जिस पे बैंड पे रहा, उसी से जो है मैं रिटायर हो गया, कभी मेरी प्रमोशन नहीं हुई। तो ऐसे में दिक्कत आती है, तो शायद क्या उसमें ये दूर होगा सर, ये समस्या दूर हो पाएगी इस वजह से? नहीं, इसकी भी डिमांड की गई है और इसमें ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि जो ग्रुप सी वाले कर्मचारी हैं जो लेवल 5 पर हैं, वो लंबे वक्त से यहाँ पर ही इसी लेवल पर या लेवल 5 पर अटके हुए हैं। इनको जो है वो आगे मर्ज किया जाए और इनके प्रमोशन का रास्ता खोला जाए, क्योंकि इनको लंबे वक्त से प्रमोशन भी नहीं मिले हैं। तो प्रमोशन हो, सैलरी हाइक की बात हो, दोनों चीज़ों को नए सिरे से एनसीजेसीएम ने 8th पे कमीशन के सामने और सरकार के सामने यहाँ पर रखा है। विशाल,
तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए सरकार इनकी बातें मान लेती है तो उनसे क्या फ़ायदा होगा कर्मचारियों को? एक कर्मचारी को सीधे तौर पर जब निचले लेवल का जो पे लेवल है उसको उसके अगले लेवल के साथ मर्ज किया जाएगा जी। तो डेफिनेटली सैलरी का जो ये कुछ अंतर है point है वो सर। कम होगा जी। और कर्मचारियों को जाहिर तौर पर ज़्यादा सैलरी मिलेगी इसमें। जी सर, कई कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि सीधे जो है ऊंचे पे लेवल का लाभ मिलेगा, जैसा कि आपने बताया, और बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी बॉस। बिल्कुल। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है। प्रमोशन का फ़ायदा जो है पहले से अधिक मिल सकता है, फटाफट शायद प्रमोशन हो जाए। भविष्य में मिलने वाली जो है डीए, एचआरए और पेंशन भी अधिक हो सकती है, क्योंकि ये सब जो है बेसिक पे पर ही आधारित होते हैं। तो अंतिम फ़ायदा जो है वो कर्मचारियों को भी मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि सरकार, 8वां वेतन आयोग ये मानता है या नहीं मानता है, ये देखना होगा सर। नहीं, हाँ, ये बात अलग है कि 8th पे कमीशन के सामने चूँकि अब नई डिमांड रखी गई है, क्या वो इसको कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन तमाम चूँकि संगठन पहले से मांग कर चुके हैं और उसमें नई सिरे से अब एनसीजेसीएम भी आ गया है, तो मामले ने थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि अब एक गंभीर जो शक्ल है वो अख्तियार की है कि एक सीरियस एफर्ट है जहाँ पे कि कर्मचारियों की वेतन को इस तरह से बढ़ाने की बात की गई। चलिए सर, अब दूसरी कहानी पर बढ़ते हैं कि एनसीजेसीएम की जो और जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक दौर था जब हम लोग पूरी तौर पर डिस्कशन ये कर रहे थे कि अब भूल जाइए वो 4 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर, 2.05 या 2.10 जो है बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि एक कर्मचारी वर्ग जो है, कर्मचारी संगठन का एक वर्ग, वो कह रहे थे कि प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 2 के आसपास ही सरकार दे सकती है। लेकिन फिर से मांग ये उठ रही है कि नहीं, 3.833 तो जो है फिटमेंट फैक्टर हो ही हो, इसके कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। और अगर ये होगा सर तो फिर न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? नहीं, देखिए, वो तो 69,000 को करने की बात है और कोलकाता की जो बैठक, सबसे हालिया बैठक जो हुई है, उसमें भी तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं या पेंशनर्स के जो संगठन हैं, उन्होंने इस बात की मांग की है कि साहब जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.833 को रखा जाए। तो नई तरह से, नए सिरे से डिमांड वही है कि कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं बेचारे। इसके अलावा सर, सालाना इंक्रीमेंट जो है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी कर्मचारियों को 3% जो है सालाना यानी वार्षिक जो है इंक्रीमेंट मिलता है। प्रस्ताव ये भी है सर कि इसको बढ़ाकर सीधे दोगुना कर दिया जाए, यानी जो 3% है उसको 6% कर दिया जाए। और लगातार कई कहानियाँ हम लोग भी कर रहे हैं सर। एचआरए में जो अमूलचूल बदलाव करने की भी बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है, जो आपने बड़ा अच्छा समझाया भी था, कि मान लीजिए दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में अगर कोई कर्मचारी रहना चाहता है तो उसको बेचारे को 5,000-6,000 रुपये में फ्लैट या घर नहीं मिलता। इसलिए एनसीजेसीएम ने भी ये सुझाव दिया है कि एचआरए में जो है बढ़ोतरी की जाए। कितनी बढ़ोतरी की जाए? एक्स शहरों में जो है एचआरए 40%, वाई में 35% और जेड में 30% किया जाए। सहमत है सर एचआरए वाले मामले में? जबकि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जबकि अभी जो है हायर लिमिट है जो मेट्रो में वो 30% की है। तो देखिए, जो प्रैक्टिकल डिमांड हैं उनको वास्तव में सरकार को पूरा करना चाहिए। जब आप भत्ता दे रहे हैं, जिस मद में दे रहे हैं, मान लीजिए एचआरए के मद में दे रहे हो, जब किराए में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप छोटे कर्मचारियों को देखेंगे तो उनकी सैलरी के हिसाब से जो एचआरए बनता है वो बहुत नाकाफ़ी बनता है अगर आप बड़े शहर में कहीं रह रहे हैं। तो ये गैप्स दूर किए जाने चाहिए। जब पे कमीशन 10 साल में बनाया गया है एक बार, तो वहाँ पर इस तरह के भत्ते हो गए जो वास्तविकता में असर डालते हैं किसी व्यक्ति के सैलरी के और खर्चों के को लेकर। तो यहाँ मुझे लगता है कि एचआरए में सरकार को साफ तौर पर जो डिमांड आ रही है 40%, 35%, 30% की, उसको पूरा जरूर करना चाहिए। ये एक बड़ी राहत होगी। इसके साथ अब आप इसको समझिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी रहता है तो कम से कम एचआरए के तौर पर ज़्यादा अमाउंट कर्मचारियों को मिलेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उधर सरकार थोड़ी कटौती कर भी देती है तो इधर अगर डिमांड्स को में अगर बढ़ोतरी कर दे तो बैलेंस अप्रोच सही रहेगा। बिल्कुल। और सर चलिए 2 सवाल आपसे और भी पूछ लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की मीटिंग का टाइमलाइन क्या कुछ आया सर? कहाँ आगे बैठक होगी? नहीं, अभी कोई अगला टाइमलाइन विशाल नहीं आया है 8th पे कमीशन की बैठकों को लेकर कि अब आगे क्या बैठकें होंगी या नहीं होंगी। क्या कंसल्टेशन की प्रोसेस अब दिल्ली में ही जो मुख्यालय है वहाँ होगी, या अब इसके बाद सीधा आयोग जो है वो रिपोर्ट बनाने का काम शुरू करेगा।
उस 31 जुलाई तक का जो वक्त दिया गया है मिनिस्ट्री से डेटा को लेकर, उसके बाद से। तो डेटा भी आ रहा होगा सर, क्योंकि 11 दिन मात्र बचे हुए हैं। बिल्कुल, डेटा को मांगा तो गया है और डेडलाइन भी उसकी बढ़ाई गई है। ज़ाहिर तौर पर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको डेटा समयबद्ध तरीके से मुहैया कराना होगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या देश के करोड़ों मजदूरों की सैलरी अब बढ़ने वाली है? क्या 9 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? और क्या अब हर 3 साल में महंगाई के हिसाब से मिनिमम वेज तय होगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकार नेशनल फ्लोर वेज में बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि इकोनॉमिस्ट ने मौजूदा 176 रुपये जो है प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी को बेहद कम बताते हुए इसे बढ़ाने और नियमित अंतराल पर इसे संशोधित करने की मांग भी की है। आखिर इससे मजदूरों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, किसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा और सरकार की नई योजना क्या है? आइए प्रवीण सर से जो है पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सर, न्यूनतम वेज जो है उसमें बढ़ने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए, और इसको लेकर हमने पहले भी मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था विशाल, की सरकार एक नया प्लान लेके आ रही है जिसमें राज्यों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा कि जो सरकार मिनिमम वेज तय करेगी मज़दूरों के लिए, उससे कम राज्य सरकारें कोई भी ऑफ़र नहीं कर पाएंगी। अभी जो है वो एक एडवाइजरी है, जो 176 रुपये पर डे का जो फ्लोर प्राइस है या फ्लोर वेज है राज्यों के लिए, वो एक सरकार की सलाह है। राज्य चाहें तो उससे कम भी दे सकते हैं, हालांकि राज्य इससे ऊपर का वेज देते हैं या तय करते हैं जी। लेकिन अब जब सरकार लेकर आएगी तो वहाँ पर अनिवार्य होगा कि इसके नीचे आप नहीं जा सकते। माना ये जा रहा है कि अच्छी खासी यहाँ बढ़ोतरी हो सकती है, जो 176 रुपये है उससे अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, 400 रुपये या 450 रुपये भी किया जा सकता है। लेकिन एक जो चीज़ आ रही है यहाँ पर, जो डिमांड आ रही है, जो एक्सपर्ट जिस बात को कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि हर 3 साल में इस जो वेज आप फ्लोर वेज तय करेंगे या मिनिमम वेज तय करेंगे केंद्र सरकार, उसका भी हर 3 साल में रिवीजन किया जाए। इस पूरे के पूरे जो वेज डिसाइड करने की प्रक्रिया है, इसमें इन्फ्लेशन को इसके साथ लिंक किया जाए विशाल। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में जो कर्मचारी हैं उनके भी, अगर आप अप्रेजल की बात करते हैं या सैलरी बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो उसको केंद्र सरकार के जरिए यहाँ पर बढ़ोतरी को लिंक कराने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत लाजमी है सर। देखिए ना, पिछले 9 साल में सर इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। 176 रुपीज़ के आसपास, मतलब आखिरी बार मुझे याद है 2017 में इसको अपडेट किया गया था। उसके बाद 9 साल हो गए, इसमें कोई अपडेशन नहीं है। 9 साल में चीज़ें कितनी बदल गई। 176 रुपये प्रति माह, मतलब प्रतिदिन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रतिदिन में कहाँ ही क्या गुजारा होगा सर किसी भी मजदूर का। नहीं, लेकिन ये जो 176 रुपये है, ये सरकार का मिनिमम फ्लोर वेज है। राज्य जो है वो इससे ऊपर ही देते हैं। स्टिल अगर आप इसको देखेंगे तो अगर मैं एक जो डेटा देख रहा था कि 2023-24 में जो औसत मासिक उपभोग व्यय है या जो मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसी एक परिवार का, वो 4122 रुपये रहा। और शहरों में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 7000 रुपये है। और अगर आप 176 रुपये पर डे के हिसाब से 20 दिन या 21 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो 4-4.25 हज़ार रुपये की ही रकम बैठती है। इस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ महंगाई के साथ और जो उपभोग का खर्च है कि एक परिवार की, एक जो दिहाड़ी मजदूर है या किसी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार है, उसका रोजाना का या महीने का उसका खर्च कितना है जी। चाहे बच्चों की बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या एक बिलो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो, या एक सामान्य स्तर पर आपके खाने पीने और रहने का खर्च हो। ज़्यादातर जो कामगार हैं जो बाहर के राज्यों से बड़े शहरों में काम करने आते हैं, वो सब के सब किराए के घर में उनको रहना पड़ता, अपना घर ले पाना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी वेज जो है डेली की, वही अगर आपके खर्च को मीट ना कर पाए या खर्च को ही केवल आप पूरा कर पा रहे हैं, तो वो स्थिति खराब है जी। और आप ये भी देखिए कि हाल के वक्त में और 2 बड़ी चीज़ें हुई। एक 28 जब फरवरी से जब ईरान का और अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद आपका एलपीजी के सिलेंडर के प्राइसेस में बड़ी तेज महंगाई आई। 3500, 4000 रुपये, 2500 रुपये जिनके गैस कनेक्शन नहीं थे उनको मजबूरी में
इतने महंगे दाम, बल्कि इससे ऊपर की कीमत पर भी हमने लेना तो पड़ा। सर वो भी फुटेज देखा जब पलायन होने लगा सर, ट्रेन भर भर कर लोग जो और है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 7,000 या 6,000 रुपए का एक सिलेंडर खरीदें। और सर इसको जो कैलकुलेशन वाला आपने, माफ कीजिएगा, जो आपने बताया 6,996 या 4,122 वाला, उसमें अगर एक आंकड़ा और जोड़ लिया जाए सर, 176 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक मजदूर की जो है मासिक कमाई वो भी मात्र 5500 रुपये आसपास बैठती है सर। वही तो, वो भी 30 दिन की। एग्जैक्टली। अगर आप इसको 26 दिन कर लीजिए, 4 दिन का मान लीजिए, वीकली ऑफ अगर मान लीजिए, तो दूसरी, खैर मैं जो चीज़ बता रहा था, इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से जो खर्च आपका है और जो कमाई है उसके बीच में जो अंतर पैदा हो रहा था कि खर्च आपका ज़्यादा है, कमाई आपकी कम है, उसकी वजह से हमने देखा कि गुड़गांव मानेसर वाली बेल्ट में अनरेस्ट हुए, नोएडा में भी उसकी वजह से अनरेस्ट देखने को मिला, और फिर सरकारों को यहाँ पर दखल देना पड़ा और जो मिनिमम वेज है या फैक्ट्रियों को निर्देश देना पड़ा कि आप एक सर्टेन लिमिट से नीचे आप पेमेंट नहीं कर सकते। वर्किंग कंडीशंस को सुधारने की बात कही गई, ओवर टाइम की बात कही गई, वीकली ऑफ की बात कही गई जी। तो जब सरकार अपना जो नया वेज कोड लेकर आई है 4 कानूनों के साथ जो शामिल हैं, उसमें ये बड़ा बदलाव लेकर आती है, तो मुझे लगता है पूरे देश में जो वर्कर्स हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बड़ा बदलाव विशाल देखने को मिलेगा। चलिए सर, अब मान लीजिए 176 के आधार पर तो 5500 रुपये बैठ रहा है, तो अगर भाई डेटा अगर चला जाए 400 अगर होता है या 450 होता है तो करीबन मुझे लगता है कि 10,000 रुपये या 11,000 रुपये के आसपास का ये आंकड़ा बैठेगा, तो थोड़ी राहत मिलती हुई दिख सकती है। हालांकि वो भी नाकाफ़ी ही होगा मुझे जहाँ सब लग रहा है सर, क्योंकि अगर मैं इस कहानी को EPS 95 वाले मामले से जोड़ता हूँ जहाँ न्यूनतम पेंशन 1,000 है, उसको 7,500 करने की बात होती है, तो उस लेवल पर भी कहा जाता है कि ये भी ऊँट के मुँह में जीरा ही होगा। 7,500 या 9,000 से भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्च, मेडिकल का खर्च, रहने का खर्च, तमाम फूडिंग एंड लॉजिंग का खर्च जो है बहुत ज़्यादा है। उसमें 9,000 10,000 रुपये में इस समय जो है गुजारा करना बड़ा नाकाफ़ी है। लेकिन इसी पे सर इकोनॉमिस्ट जो है मदन सबनवीस, चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी कह रहे हैं, जो आप जो बात दोहरा रहे हैं सर, कि मिनिमम वेज में जो है उसको महंगाई को जोड़ना चाहिए, हर 3 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और इससे जो है मजदूरी जो है समय के हिसाब से अपडेट होती रहती है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा है सर, जो इन्फ्लेशन को इंडेक्स करने जोड़ने की जो बात कही जा रही है, ये बड़ा तर्कसंगत। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलता है भाई, DA देते हो आप, तो उस हिसाब से इन लोगों को भी अगर इस चीज़ से जोड़ दिया जाएगा तो आगे भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, फिर 3 साल के बाद तो अपडेट होता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। और एक और बात भी है विशाल, हाल के वक्त में हमने ये देखा है कि मनरेगा की जो अभी तक जो मनरेगा के तहत कार्यक्रम चल रहा था, जिसको अब जी राम जी कर दिया सरकार ने, वहाँ पर हमने मजदूरों का एक क्रंच देखा कि उसको लेने के लिए जो काम थे गांव में, देहात में, जो मनरेगा रिलेटेड वर्क थे, उसके लिए मज़दूरों की कमी हुई। और उसकी वजह ये थी कि जो मज़दूर जो गारंटीड जो मज़दूरी मनरेगा के तहत मिल रही थी, उससे ज़्यादा आपको मज़दूरी दूसरे कामों में या शहर में आपको मज़दूरी के जरिए मिल रही थी। तो अगर आप हाल के वक्त की पिक्चर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कुछ जगहों को अगर आप छोड़ दें, तो जो रोज़ाना का जो मजदूरी है उसमें इजाफा भी अच्छा खासा हुआ है, और जो रोज़ाना के दिहाड़ी मजदूर हैं या दूसरे ऐसे असंगठित कामकाज में मौजूद लोग हैं, उनकी जो कमाई है उसमें भी ठीक ठाक इजाफा हुआ है। चलिए सर, इसी बीच सर, लेकिन इसको सरकार का एक गारंटी का जो जामा पहनाना वो बहुत ज़रूरी है। जी सर, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के देवेंद्र पंत साहब हैं, उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, ओवरऑल जो इकॉनमी में जो है उसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। इस पर कुछ आप वैल्यू एड? नहीं बिल्कुल, देखिए अब अगर पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। नहीं, अभी आप देख लीजिए, एक परिवार का मिनिमम खर्च जो है अगर वो 7,000 रुपये के आसपास है, एक दिहाड़ी एक औसत जो मज़दूर है उसका, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर जो, और ऐसा तब है जब बहुत सारे काम इन मज़दूरों को या इन परिवारों को छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारा खर्च ऐसा जो ज़रूरी है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है कि पैसा उसके लिए है नहीं। तो अगर सैलरी बढ़ती है, अगर तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, हर 3 साल में यहाँ रिवीजन होता है, तो जाहिर तौर पर कंजम्पशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जिसकी बात तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो 8th पे कमीशन के मामले में बोलते भी हैं
कि साहब अगर आप कर्मचारियों को एरियर सहित पैसा देंगे तो ये सीधा इकोनॉमी में 4.5 लाख या 5 लाख करोड़ का सीधा एक बूस्ट इकोनॉमी को देगा। तो वो बूस्ट तो प्राइवेट सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों की भी अगर सैलरी बढ़ेगी तो एक परिवार अगर मौजूद है, काम कर रहा है, तो उसके खर्च भी हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर हेल्थ तक। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आने वाले समय में आपकी रसोई में एलपीजी सिलेंडर की जगह इथेनॉल का स्टोव जो है वो दिखाई देगा? क्या सरकार पेट्रोल के बाद अब किचन में भी इथेनॉल का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है? और आखिर क्यों सरकार ने रिकॉर्ड 72 लाख टन चावल और 55 लाख टन टूटा हुआ चावल इथेनॉल बनाने के लिए आवंटित कर दिया है? क्या ये सिर्फ बायोफ्यूल जो है मिशन है या फिर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की बड़ी स्ट्रैटेजी? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, अभी देश में जो है समय इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बड़ी गहमागहमी है। इसी बीच जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार इसको जो है आगे और वे फॉरवर्ड की बात की जाती है, इसको आगे और लिए जा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक जहाँ तक हम समझ पाते हैं, इंडिया अपनी जो है एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स का 85 to 89% के आसपास जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 80% के आसपास एलपीजी का इंपोर्ट है। क्या ये तर्क देना कि इंपोर्ट को कम करने के लिए जो है हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, ये तर्क संगत है या इस खबर को कैसे देखा जाए? नहीं, ये बात तो सही है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे बड़ी सरकार की मंशा यही है कि किसी भी तरह से क्रूड के इंपोर्ट को रोका जा सके। और दूसरी जो बात है, जो ये दो अलग अलग दरअसल कहानियां हैं, लेकिन एक उनका सिरा एथेनॉल के तौर पर साथ जुड़ता है। एक एलपीजी की बात हुई कि आपका साहब रसोई गैस जो है सरकार उसको चाहती है कि वो भी एथेनॉल के जरिए घर की रसोई आपकी चले। दूसरी आपकी चीज़ जो राइस का या राइस को जो का इस्तेमाल करके एथेनॉल को के प्रोडक्शन की बात है। तो ना सिर्फ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को सरकार रोकना चाहती, बल्कि आपका एलपीजी का इंपोर्ट है या जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी का इंपोर्ट है, सरकार इनको भी कर्टेल करना चाहती, रोकना चाहती, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट होती है, जैसा इस बार क्रिएट हुआ जिसने सरकार के लिए तमाम तरीके की मुश्किलें पैदा की, तो वहाँ सरकार के पास एक ऑप्शन रहे कि हमारी डिपेंडेंसी ही इतनी नहीं है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी पैदा होती है तो वहाँ देश के लिए कोई परेशानी या मुश्किल पैदा हो। बेसिकली एनर्जी क्राइसिस को बचाने की कवायद है। एग्जैक्टली। अब पूरा का पूरा जोर सरकार को जो दिखाई दे रहा है पॉलिसी के लेवल पर, वो ये दिखाई दे रहा है कि साहब इस पूरी समस्या का समाधान एथेनॉल में छिपा हुआ है। और अब आगे चलकर जो डीजल है उसमें आइसो ब्यूटेनॉल को जो मिलाने की बात है, तो मोटे तौर पर एथेनॉल पर, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और बाकी एलपीजी को भी पेट्रोल में मिलाकर या रसोई चूल्हे को चलाने की बात है। अब इसमें एक बड़ा जो पेच है वो ये है कि लगभग 33% जो एथेनॉल देश में जनरेट हो रहा है वो आपका गन्ने का है, बाकी का पूरा जो है वो ग्रेन्स के जरिए सरकार कर रही है। आप एक दिन बता रहे थे कि मक्के से होता है विशाल, चावल से होता है, इसमें टूटे हुए चावल का भी जिक्र किया गया। 55 टन के आसपास, 55 लाख टन, 55 लाख टन। तो अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि साहब जो आपका एथेनॉल सप्लाई ईयर, ये एक नया टर्म बहुत सारे लोगों के लिए है कि एथेनॉल सप्लाई ईयर को सरकार ने तय किया है, जो नवंबर से लेकर अक्टूबर तक एक एथेनॉल वर्ष जो है माना गया है। उसमें पहले 52 लाख टन सरकार ने चावल जो है वो अलॉट किया था जी, और अब उसमें 20 लाख टन चावल और मिलाया है, और इसके जरिए टोटल जो 72 लाख टन है चावल, उसको सरकार ने एथेनॉल के लिए उसकी सप्लाई को तय किया गया है। विशाल, ये बड़ी चीज़ है एक। उसके साथ आपका 55 लाख टन सरकार ने एडिशनल, जो पूरी तरह से टूटा हुआ चावल है, उसको सरकार ने दिया है कि इसको हम ओपन मार्केट में बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे, नीलाम करेंगे, और इसमें जो एथेनॉल बनाने वाली जो डिस्टिलरीज हैं उनको इजाज़त होगी कि वो इसको प्रोक्योर कर सकें और एथेनॉल को बना सकें। चलिए, अब डेली हर साल भारत में एक और डेटा है महत्वपूर्ण, हर साल भारत में लगभग 20 बिलियन लीटर, 2000 जो करोड़ लीटर है जी, वो एथेनॉल प्रोडक्शन होता है। उसमें 1100 करोड़ लीटर की डिमांड आपकी एथेनॉल की इस सेक्टर में है। आपके ओएमसीज को उसकी डिमांड होती है, तो तकरीबन आधा हिस्सा ओएमसीज चाहती हैं, बाकी का पूरा एथेनॉल फिर
जो तमाम जो दूसरे हिस्से हैं उसमें इस्तेमाल होने चलिए की सर, बात है। तो इस वित्त वर्ष यानी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 अरब लीटर अतिरिक्त जो है क्षमता भी जो है उसके जुड़ने की उम्मीद है, यानी भारत के पास पर्याप्त एथेनॉल उपलब्ध है। इसी के साथ सरकार तो भले कह रही है कि सर इससे जो है एलपीजी आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, ऊर्जा यानी जो है एनर्जी सिक्योरिटी वो मजबूत होगी, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी महंगी होगी तो हाय तौबा, जैसे इस बार मच गया था, आपसे भी सुनने को मिला था 28 फरवरी के बाद कि विशाल पेट्रोल डीजल तो गोली मारो, सबसे पहले तो ये दिक्कत आ जाएगी कि घर के खाने को लेकर आफत आ जाएगी। हुआ भी, लोगों पर तमाम तरह की जो है पाबंदियां लगी, 20 दिन बाद आप ले सकते हैं, 25 दिन बाद, गांव है तो ये नियम है, शहर है तो ये नियम है, तो उससे बचत मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे एक बड़ा प्रश्न ये रहेगा सर, अभी तो इथेनॉल जो है गाड़ी में डल रहा है सर, तो गाड़ी में खराबी को लेकर तमाम तरह की पक्ष विपक्ष तर्क ये सब चल रहे हैं। अगर चूल्हे में आ गया तो चूल्हा भी कहीं काम नहीं करने लगा, ख़राब होने लगा, इथेनॉल डला हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो एथेनॉल के, देखिए, जो गाड़ियों के साथ जो प्रयोग है सरकार का, या जो सरकार 20% और उसको फिर बढ़ाकर 25% करने की बात है, उसमें जिस तरह का विरोध हुआ है, जिस तरह की तमाम चीज़ें आई हैं, खबरें आई हैं सोशल मीडिया पर, उसके बाद सरकार अब थोड़ी केयरफुल होगी और पहले पूरा प्रॉपर टेस्टिंग और पूरा ट्रायल होंगे। जिस तरह से अब E25 को लेकर ट्रायल सरकार ने पहले शुरू किए हैं, तो ये एक बड़ा सरकार के पास भी सबक होगा कि पहले वो इस चीज़ को देखे कि साहब इसके जरिए क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या सप्लाई कर सकती है। एक जो बात हो सकती है विशाल, वो ये हो सकती है कि एथेनॉल का, चूँकि जो डेटा अभी हमने देखा कि 2000 करोड़ लीटर की आपकी सालाना प्रोडक्शन है एथेनॉल का, और 1100 करोड़ लीटर की डिमांड एथेनॉल की अभी OMCs मांग रही हैं। वो तब है जब आप E20 की बात कर रहे हैं। जब आप E25 करेंगे या उसके हायर वर्जन लेकर आएंगे, या आप मान लीजिए LPG में एथेनॉल का या एथेनॉल के जरिए चूल्हे जलेंगे, तब जो डिमांड जनरेट होगी एथेनॉल की वो पूरी कैसे होगी। दूसरी बात, अभी सरकार ने जो 72 लाख टन मान लीजिए चावल, ये और आपका 55 लाख जो टन चावल है, टूटे चावल, ये सरकार ने एक तरह से डेडिकेटेड कर दिया कि आप साहब एथेनॉल के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा। जी, तो इसी से अगला प्रश्न ये नहीं आ सकता सर कि व्हाट अबाउट द फूड सिक्योरिटी? सरकार जो इतना गा रही है कि फ्रॉम कोविड टाइम्स हम लोग जो है 80 करोड़ लोगों को जो है हम लोग जो है मुफ्त का जो है राशन दे रहे हैं ताकि उनका पेट भर सके और कोई दिक्कत ना आए। तो मान लीजिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोसेस में इतना आप जो है जूझ चुके हैं कि कहीं फिर इधर ना लोगों को हैम्पर होने लग जाए, फिर आप जो डेटा से बता रहे हैं कि 11 लाख करोड़ के आसपास का जो है इथेनॉल का ही डिमांड है, वो अगर आप रेज करेंगे तो फिर होना है कि FCI वाला तो ले ही रहे हैं, फिर ऐसा ना करे कि सरकार जो है खेती से लेके चले जाए मक्का और टूटे हुए चावल कि भाई हमको इथेनॉल से चलाना है, फूड एनर्जी सिक्योरिटी बचानी है। आफत ना आ जाए सर पेट पे। तो ये एक कंसर्न पैदा होता है जिसको एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन अभी सरकार इतने बड़े पैमाने पर अगर एथेनॉल को के लिए चावल को दे पाने में सफल हो रही है, उसके पीछे पिछले 2 सालों में चावल की जो बम्पर पैदावार है या धान की जो बम्पर पैदावार है विशाल, वो वजह है। सरप्लस अनाज है, सरप्लस चावल देश के पास था, तो सरकार के पास ये एक मौका था जहां पर कि वो FCI में जो सरकार रखे है स्टोर किए हुए उस चावल का एक हिस्सा दे। और अगर आप चूंकि PDS को देख लीजिए या आप अंत्योदय अन्न योजना के जरिए अगर आप टोटल चावल का जो सरकार के जरिए बांटा जाता है उसको अगर आप देखेंगे तो वो 3.7 करोड़ जो टन जो है चावल उसका इस्तेमाल होता है जी। और इसमें से अगर आप 72 लाख टन का मान लीजिए जो सरकार ओवरऑल अगर खर्च कर रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए या एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, वो लगभग 19-20% ही बैठता है। लेकिन ये आंकड़ा तब का है जब आपके पास सरप्लस चावल मौजूद है। अगर जब चावल की प्रोडक्शन अगर कम होता है, मान लीजिए अल नीनो का ये साल है और देश में अगर अनाज की कम पैदावार होती, क्या सरकार को बफर स्टॉक अगले 1 या 1.5 साल के लिए मौजूद है? क्योंकि इसका जो अल नीनो का इफेक्ट है ये माना जा रहा है कि अगले साल भी जारी रहे। ऐसे समय पर ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए, एक बात। तो दूसरा इसमें जो एक और जो बड़ा मसला है वो ये है कि सरकार ने अभी जो आपका नोटिफाइड कोऑपरेटिव हैं, जैसे नेफेड हो गया, आपका NCCF हो गया और केंद्रीय भंडार हो गए, इनके लिए जो चावल का जो अलॉटमेंट होना था, जो भारत ब्रांड के तहत जो चावल बेचा जाता है
रिटेल सेल्स में आम खाने पीने के लिए उसके लिए जो अलॉटमेंट है उसको डेफर कर दिया, उसको अगले आदेश तक के लिए टाल दिया। तो क्या जो सस्ता चावल है, क्या उसमें आने वाले वक्त में मुश्किल आ सकती है? क्या चावल के दाम बढ़ सकते हैं? और महंगाई भी, चूंकि हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो 9.68 आपका होलसेल का नंबर है, रिटेल का नंबर देखेंगे तो 4.4% का नंबर है आपका जून का। तो महंगाई चूंकि सिरदर्द है, ऐसे वक्त पर अगर चावल की सरकार एडिशनल क्वांटिटीज एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए करती है तो एक सवाल ये। दूसरा, अगर मान लीजिए चावल आपका कम है या मक्का या गन्ने की के जरिए एथेनॉल की अगर आपका शॉर्टफॉल होता है और आपके ब्लेंडिंग के टारगेट ऊपर जाते हैं, E25 होता है, LPG में मिलता है, तो क्या सरकार को एथेनॉल को ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ेगा? और जब आप क्रूड से हटे और एथेनॉल पर आपका इंपोर्ट होने लगा तो ये कहीं मिसमैच ना हो, या जिस हम फॉरेक्स के बाहर जाने से बच रहे थे वो आफत घूम फिर कर फिर आए, फिर आप ब्राज़ील से एथेनॉल इंपोर्ट करें या अमेरिका से एथेनॉल इंपोर्ट करें। तो एक सवाल यहाँ पर इस बात का भी पैदा होता है। चलिए, इतने प्राइसिंग को लेकर चर्चा हो रही है सर, तो अभी OMCs इथेनॉल कितने दाम पर खरीदती है ये भी एक डेटा समझ लेना होगा। FCI की जो है सामान्य चावल से बने इथेनॉल को जो है सर 58.50 प्रति लीटर पर खरीदा जाता है। ब्रोकन राइस से जो है बने इथेनॉल को 64 रुपये प्रति लीटर के आसपास खरीदा जाता है। और जिस तरह से सर कह रहे हैं कि अगर सरकार को जो है डिमांड्स यहाँ से ही पूरे नहीं फुलफिल नहीं होते हुए दिखे तो मान लीजिए अगर इंपोर्ट करना पड़ गया तो ये भाई जो 58-60 रुपये के आसपास जो मिला करता है ये तो और ऊंचे दाम पर इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। और उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि चलिए अब इनको रिक्वायरमेंट है तो भाई ऊंचे दाम पर दो। हाँ, ये चीज़ हो सकती है। और अगर महंगे दाम पर अगर आप एथेनॉल को इंपोर्ट करते हैं तो जो सरकार बात करती है, सरकार ने जो ये कहा कि साहब हम 71 रुपये से ऊपर 71 रुपये 86 पैसे के आसपास हम एथेनॉल को लेते हैं, जो मुझे लगता है मक्के वाला जो एथेनॉल है उसको 71 रुपये 86 पैसे लीटर रुपये पर लीटर के आधार पर खरीद रहे हैं। इस वजह से, और जबकि क्रूड का दाम जो है वो 70 मान लीजिए या $75 पर बैरल रहता है, तो सरकार के लिए फिर वहाँ भी गणित गड़बड़ा सकता है कि आपका एथेनॉल का जो प्राइस है वो ज़्यादा है और आपका क्रूड का प्राइस कम है। इन सब के फेर के बीच में गाड़ियां खराब होंगी, स्टोव खराब होंगे, उसको अलग बात। प्राइस के कम होने की जो बात है कि साहब अगर आप एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं तेल में तो उसका दाम कम कीजिए, वो भी एक मसला पड़ जाता है। न्यूज़ तो आप ये भी बता रहे थे सर कि इसका फायदा सरकार खुद ही कह रही थी कि जब क्रूड ऑयल जो है 100 के ऊपर है तब फायदा होगा। हाँ, ये बात सरकार की तरफ से खुद कही गई कि जब $120 पर बैरल के आसपास क्रूड पहुंचेगा तब यहाँ पर इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तब पूरा का पूरा एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गणित है वो पूरा उल्टा पड़ जाता है, तब एग्जैक्टली गवर्नमेंट को फायदा वहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। मतलब बहुत इसमें जो है माथापच्ची है सर। मतलब समझिए, गाड़ियों को लेकर जब इतनी समस्या है, स्टोव को लेकर इतने, फूड सिक्योरिटी अब जुड़ चुका है, एनर्जी सिक्योरिटी के आड़ में अगर आप जो है फूड सिक्योरिटी से अगर आप तो क्या अगर आप राइस से डिपेंडेंसी हटाना चाहते, क्योंकि राइस एक बड़ा फैक्टर है भाई, बड़ा फैक्टर है विशाल देश के करोड़ों लोगों के खाने पीने का, और पीडीएस की बुनियाद में गेहूं और चावल ही है जी। तो अब अगर आप जो आम लोगों के लिए भोजन अगर आपने उपलब्ध कराने का जो वादा किया है, जो कुछ टाइम पहले 5 साल और के लिए 80 करोड़ परिवारों को आप जब फ्री में अनाज देना चाहते हैं, और ये पॉपुलेशन बढ़ेगी भी, बिल्कुल। और क्या संभवतः इसीलिए जो एक नया बिल आने की बात, या एक जो पीडीएस को में जो फ्री राशन देने की बात है, जिसमें अभी 35 किलो अनाज हर परिवार को सरकार दे रही है, उसमें पर पर्सन तो अनाज की मात्रा बढ़ाई जाएगी, 7 किलो अनाज प्रति व्यक्ति किया जाएगा, लेकिन उसका कैप 35 किलो पर फैमिली रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस परिवार में 2 या 3 लोग हैं उन परिवारों को अभी जो 35 किलो मिलता उसके हिसाब से 7 किलो के हिसाब से 20 या 21 किलो ही अनाज मिलेगा। तो क्या ये प्री प्लानिंग तो नहीं है सरकार? तो क्या सरकार को जोड़ के देखा जाए, क्या सरकार 2 चीज़ों को जोड़कर इकट्ठा मिलाकर एक पॉलिसी ऐसी तैयार करना चाहती है जहां जो फ्री राशन देने की स्कीम है उसमें बड़े बदलाव किए जाएं, ताकि एक बड़ा हिस्सा चावल का या दूसरे अनाजों का आपका एथेनॉल प्रोडक्शन। ये तो सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा है सर कि अभी मैं बाज़ार जाता हूँ तो वहाँ जो है मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास के लोग भी पहुँचते हैं चावल, आटा, ये सब तमाम चीज़ें लेने के लिए। वहाँ 1-2 कथन मैं सुनने को मिल जाता है
कि एक दौर था आज से 1-2 साल पहले या 3 साल पहले की अगर बात की जाए तो जब आटा था 20 से 25 रुपए के आसपास प्रति किलोग्राम मिल जाता था। आज जो है आटा 45 से 50 रुपए के आसपास जो है उसका भाव हो गया, सीधे दुगना हो गया। चावल को लेकर जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, और कई लोग जो है पीडीएस में जाते थे, बेचारे गरीब लोग या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको लगता था कि चलिए भाई गेहूं नहीं मिल पा रहा तो चावल पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं, चावल ही दे दो भाई। अब जिस हिसाब से आप कह रहे हैं सर कि चावल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो ये भी अगर मान लीजिए 50-100 रुपये के आसपास किलो हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी सर इन्फ्लेशन के तौर पर। और इन्फ्लेशन में, फूड इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, बिल्कुल रोटी और चावल। बिल्कुल। तो चलिए, बढ़ती हुई महंगाई के लिए जो है तैयार रहिए, क्या सरकार करने वाली है ये भी आप जो है कुछ समय के बाद इस पर भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नाइट।